हेलो दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कई बार कोई हमें बिना कुछ कहे किसी चीज के लिए तैयार कर देता है, हमारी सोच बदल देता है और हम खुद नहीं समझ पाते कि हमने कब, कैसे और क्यों किसी चीज के लिए हाँ कह दी। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपके फैसलों को गुप्त रूप से प्रभावित कर रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी भावनाओं का इस तरह से इस्तेमाल किया हो कि आप खुद अपनी जिंदगी में असहाय महसूस करने लगे हो? डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान के दिमाग को इस तरह से समझा और मैनिपुलेट किया जाता है कि इंसान को खुद भी इस बात का एहसास नहीं होता कि वो एक अदृश्य जाल में फंस चुका है। एमी ब्राउन की किताब डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन इसी रहस्यमयी दुनिया के बारे में बात करती है। ये किताब उन छिपी हुई मनोवैज्ञानिक तकनीकों और रणनीतियों को सामने लाती है जिनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे चतुर और चालाक लोग करते हैं, फिर चाहे वो राजनेता हो, सेल्स एक्सपर्ट हो या वो लोग जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के दिमाग से खेलते हैं। इस वीडियो में हम इस पुस्तक पर चर्चा करेंगे। हम एक गहन विश्लेषण करेंगे, प्रत्येक रणनीति को डिकोड करेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे लोग आपके मनोविज्ञान को हैक करने की कोशिश करते हैं और आपको अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि आप इन चालों से खुद को कैसे बचा सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हेरफेर सिर्फ फिल्मों में दिखाई जाने वाली एक अवधारणा है, लेकिन वास्तव में ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे कार्यालय की राजनीति में, हमारे रिश्तों में, हमारे सोशल मीडिया इंटरेक्शन में और यहाँ तक कि हमारे कुछ पारिवारिक गतिशीलता में भी मौजूद है। डार्क साइकोलॉजी का असली खतरा यह है कि यह ज्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देता है। जो लोग इसमें महारत हासिल करते हैं, वे दूसरों के दिमाग को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की शक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि खुद को हेरफेर से कैसे बचाया जाए। जब भी कोई आपसे कहे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो चीजें हम नहीं देख सकते हैं वे सबसे खतरनाक होती हैं। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच यह है कि यह सब गुप्त रूप से और बहुत चालाकी से किया जाता है। यह एक खामोश युद्ध है जहां शब्द, भावनाएं और मानव मन सबसे बड़े हथियार हैं। तो क्या आप इस मनोवैज्ञानिक रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी के रहस्य क्या हैं और कुछ लोग कैसे कोशिश कर सकते हैं? मनोविज्ञान हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे कार्यों को भी नियंत्रित कर सकता है। अध्याय 1, डार्क साइकोलॉजी के रहस्य और रणनीति। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो बिना कुछ कहे ही पर्यावरण को नियंत्रित कर लेता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग दूसरों को इतनी आसानी से प्रभावित कर लेते हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि वह उनकी इच्छा से नहीं बल्कि उनके दिमाग के जाल में फंसकर फैसले ले रहा है? यह कोई जादू नहीं है, बल्कि डार्क साइकोलॉजी के गहरे रहस्य और रणनीतियां हैं जिनका इस्तेमाल वो लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। जानते हैं दूसरों के दिमाग और भावनाओं के साथ कैसे खेले। डार्क साइकोलॉजी वह कला है जिसमें मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने के तरीके को बदल दिया जाता है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका सही व्यक्ति नैतिक रूप से उपयोग कर सकता है, लेकिन गलत व्यक्ति इसे अपने स्वार्थ के लिए एक खतरनाक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। डार्क साइकोलॉजी में पारंगत लोग कुछ खास रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है इमोशनल मिररिंग। यह एक ऐसी विधि है जिसमें मैनिपुलेटर दूसरे व्यक्ति की भावनाओं, भावों और सोचने के तरीके को सूक्ष्मता से कॉपी करता है। जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे आपके हाव भाव, बोलने के तरीके और व्यवहार को अपनाने लगता है, तो आपका अवचेतन मन उसे अपना मानने लगता है। इससे आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति एक अनजाना सा भरोसा पैदा होता है और यहीं से मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है। एक और शक्तिशाली रणनीति है डर आधारित नियंत्रण। मानव मन स्वाभाविक रूप से डर से प्रभावित होता है। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हम उससे बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले लोग इस डर का फायदा उठाते हैं। वे ऐसे सूक्ष्म शब्दों और विचारों का इस्तेमाल करते हैं जो आपके मन में अनिश्चितता और डर पैदा करते हैं। वे दिखाते हैं कि अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो कुछ बुरा हो सकता है। ये डर आर्थिक नुकसान, सामाजिक अस्वीकृति या भावनात्मक टूटने का हो सकता है। डर का सही इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति आपके दिमाग में एक नैरेटिव सेट कर सकता है जो उसके फायदे के लिए काम करता है। इसके अलावा गैस लाइटिंग एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसका इस्तेमाल अक्सर डार्क साइकोलॉजी में किया जाता है। इसमें व्यक्ति धीरे धीरे आपकी धारणा को विकृत करने की कोशिश करता है, जिसके कारण आपको अपने ही विचारों और यादों पर संदेह होने लगता है। आपको लगने लगता है कि शायद आप गलत हैं और दूसरा व्यक्ति सही है।
जब कोई लगातार यह कहता है कि आप चीजों को गलत समझ रहे हैं या आपकी याददाश्त आपको धोखा दे रही है, तो ये गैसलाइटिंग का संकेत हो सकता है। ये तकनीक इतनी खतरनाक है कि व्यक्ति अपनी ही सोच पर संदेह करने लगता है और पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी का एक और छिपा हुआ रहस्य है गिल्ट ट्रिपिंग। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों और यादों पर संदेह करने लगता है। ये व्यक्ति के अंदर अपराध बोध पैदा करता है, जिससे वह उससे सहमत होने के लिए मजबूर हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा, या अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि आपको मेरी परवाह नहीं है, तो ये गिल्ट ट्रिपिंग का उदाहरण है। यह एक सूक्ष्म लेकिन बहुत प्रभावी तरीका है जिससे लोग दूसरों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। डार्क साइकोलॉजी के इन रहस्यों का इस्तेमाल न केवल व्यक्तिगत संबंधों में बल्कि बड़े पैमाने पर भी किया जाता है। राजनीति, व्यापार, मार्केटिंग और सोशल मीडिया में भी ये तकनीक अपनाई जाती है। कंपनियां अपने उत्पाद बेचने के लिए लोगों के मनोविज्ञान को समझकर विज्ञापन तैयार करती हैं। वे कमी, सीमित समय के ऑफर या स्टॉक जल्दी खत्म होने का डर दिखाते हैं, जिससे ग्राहक आवेग में आकर तुरंत फैसला ले लेते हैं। इसी तरह कई नेता जनता की भावनाओं को नियंत्रित कर अपनी रणनीतियों को सफल बनाते हैं। डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक है आइसोलेशन तकनीक। इसमें मैनिपुलेटर अपने शिकार को धीरे धीरे बाकी दुनिया से दूर कर देता है ताकि वह पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ जाए। वह उसे यह एहसास कराता है कि दूसरे लोग भरोसे के लायक नहीं हैं। जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तभी वह सही होता है। जब व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है तो वह मैनिपुलेटर की बातों पर ज्यादा निर्भर हो जाता है। इस तकनीक डार्क साइकोलॉजी के रहस्यों को जानना न केवल इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि आप दूसरों को नियंत्रित कर सके, बल्कि इसलिए भी कि आप खुद को नियंत्रित करना सीखें। जब आप इन गहरी दिमाग की चालों को समझ जाते हैं तो कोई भी आपको आसानी से हेरफेर नहीं कर सकता है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं, एक मानसिक ढाल की तरह या एक मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह। अध्याय 2, डार्क साइकोलॉजी का विश्लेषण। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपके पास किसी व्यक्ति के दिमाग में चल रही गहरी चालों को समझने की शक्ति है तो आप कितनी चीजों को अपने पक्ष में कर सकते हैं? यह कोई साधारण मनोविज्ञान नहीं है, बल्कि यह मानव मन के उन पहलुओं की गहराई में जाने का प्रयास है जिसके बारे में आम लोग सोचते भी नहीं हैं। डार्क साइकोलॉजी मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है जो शक्ति, नियंत्रण और प्रभाव पर आधारित है। ये किसी व्यक्ति की कमजोरियों को समझने, उसकी इच्छाओं और डर से छेड़छाड़ करने और उसे ऐसी दिशा में ले जाने की कला है जिसमें उसे खुद भी एहसास नहीं हो पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। यह उन मानसिक तकनीकों का गहन अध्ययन है जिसका इस्तेमाल अक्सर नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ और मास्टर मैनिपुलेटर्स करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम अक्सर ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो हमारी भावनाओं से खेलते हैं, हमें अपराध बोध की स्थिति में डालते हैं या हमारे डर का फायदा उठाकर हमें अपने मुताबिक काम करने पर मजबूर करने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारे फैसले, हमारे विचार और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी धीरे धीरे नियंत्रित किया जा रहा है। लेकिन जब हम डार्क साइकोलॉजी का विश्लेषण करना शुरू करते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि कैसे कुछ लोग हमारी भावनाओं, हमारे विचारों और हमारी धारणाओं से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। डार्क साइकोलॉजी को समझने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम ये जानना है कि मानव मन कैसे काम करता है। हमारे मनोवैज्ञानिक पैटर्न, हमारे डर, इच्छाएं और असुरक्षाएं हमें कमजोर बनाती हैं। जब कोई हमें मंजूरी देता है तो हम खुश होते हैं और जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। जब कोई हमारे डर को भड़काता है तो हम घबरा जाते हैं और जब कोई हमें मान्यता देता है तो हम उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। यह मनोविज्ञान है और यही वह आधार है जिस पर डार्क साइकोलॉजी काम करती है। सोचिए, जब कोई मैनिपुलेटर आपको यह एहसास कराता है कि आप गलत हैं और वह सही है, तो क्या ये सिर्फ एक तर्क है? जब कोई यह कहकर आपको नियंत्रित करता है कि आप उसका अनादर नहीं करना चाहते, तो क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक अनुरोध है? जब कोई आपको डर आधारित निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है, तो क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है? नहीं, ये सब डार्क साइकोलॉजी है। ऐसी रणनीतियां हैं जिनका उपयोग लोग दूसरों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। डार्क साइकोलॉजी के कुछ सबसे खतरनाक हथियार हैं हेरफेर, धोखा, गैस लाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग और भावनात्मक शोषण। ये सभी तकनीकें एक चीज पर केंद्रित हैं, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और विचारों पर सूक्ष्म नियंत्रण। जब कोई आपको गिल्ट ट्रिप करता है और आपको यह महसूस कराता है कि आप एक बुरे व्यक्ति हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उनसे सहमत हो, तो ये डार्क साइकोलॉजी का एक क्लासिक उदाहरण है।
जब कोई आपकी धारणा में हेरफेर करता है और आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि आपकी खुद की सोच गलत है, तो इसे गैसलाइटिंग कहते हैं। और जब कोई धोखे का इस्तेमाल करके आपको धीरे धीरे अपने प्रभाव में लाता है, तो ये भी डार्क साइकोलॉजी का ही एक हिस्सा है। डार्क साइकोलॉजी का एक और पहलू है उत्पीड़न बनाम हेरफेर। कई लोग उत्पीड़न और हेरफेर को एक ही बात मानते हैं, लेकिन दोनों में एक सूक्ष्म अंतर है। उत्पीड़न एक नैतिक कौशल है जिसमें अनुनय की कला का उपयोग दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए किया जाता है। बिना दबाव डाले तर्क और भावनाओं के संतुलन के साथ दूसरे व्यक्ति को अपनी बात से सहमत कराया जाता है। लेकिन हेरफेर एक अनैतिक तरीका है जिसमें दूसरे व्यक्ति की भावनाओं से खेलकर उसे अपनी मर्जी के मुताबिक नियंत्रित किया जाता है। डार्क साइकोलॉजी का सही तरीके से अध्ययन करने पर हम ये समझ पाते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और किन स्थितियों में वे सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। इस ज्ञान को हासिल करने का मतलब यह नहीं है कि हम इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करें, बल्कि इसका सही इस्तेमाल हमें आत्मरक्षा में मदद कर सकता है। जब हमें पता चलता है कि कोई हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो हम इस अध्याय का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आप जानते हैं कि आप भी अपने जीवन में कभी न कभी डार्क साइकोलॉजी की किसी तकनीक का शिकार हुए हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके फैसले आपके अपने नहीं थे, बल्कि किसी ने आपको उन्हें लेने के लिए सूक्ष्म रूप से मजबूर किया? क्या आप कभी ऐसे टॉप रिलेशनशिप में रहे हैं जहां आपको गैसलाइटिंग या गिल्ट ट्रिपिंग का शिकार बनाया गया हो? मनोविज्ञान का विश्लेषण करना खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने का एक तरीका है। ये सिर्फ हेरफेर को समझने का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक कवच है जो आपको उन लोगों से बचा सकता है जो आपकी भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं। जब आप डार्क साइकोलॉजी के पैटर्न को पहचानना सीख जाते हैं, तो आप किसी के भी मनोवैज्ञानिक खेल में फंसने से बच सकते हैं। आप अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन के फैसले अधिक सचेत तरीके से ले सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर रहना चाहते हैं या फिर अपने मन की शक्ति को पहचानकर अपने लिए एक मजबूत मानसिक कवच तैयार करेंगे। अध्याय 3, हेरफेर की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को अपनी बात समझाने में इतनी आसानी से कैसे सफल हो जाते हैं? वे बिना किसी बल प्रयोग या बिना कोई मजबूत तर्क दिए सिर्फ शब्दों और इशारों के जरिए दूसरे व्यक्ति की सोच और फैसलों को अपने मुताबिक मोड़ लेते हैं। ये सब सिर्फ हेरफेर की एक कला का नतीजा है। हेरफेर सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा खेल है जो इंसानों की भावनाओं, उनके डर के साथ खेलता है। यह उनकी इच्छाओं और उनकी असुरक्षाओं पर खेला जाता है। एक कुशल हेरफेर करने वाला वह होता है जो दूसरे व्यक्ति के अवचेतन मन में पहुंचकर उसे यह एहसास कराता है कि वह खुद ही उस फैसले पर पहुंचा है, जबकि हकीकत में हर कदम उसकी योजना के मुताबिक उठाया गया होता है। सोचिए, जब कोई आपसे कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ये करोगे, तो क्या ये प्यार की मांग है या चतुराई से खेली गई मानसिक चाल? जब कोई आपको दोषी महसूस कराता है कि आपने सही कारणों के बावजूद उनकी मदद नहीं की, तो क्या ये सिर्फ एक साधारण अनुरोध था या मनोवैज्ञानिक जाल? जब कोई अपनी बातों से आपको यकीन दिलाता है कि आपकी सोच गलत है और वो सही है, तो क्या ये सिर्फ एक तर्क था या दिमाग पर किया गया एक सूक्ष्म हमला था? हेरफेर की जड़ें हमारी भावनाओं में गहरी हैं। मनुष्य भावनात्मक प्राणी है। हम सभी प्यार, सम्मान, सुरक्षा और स्वीकृति चाहते हैं, और जब कोई इन भावनाओं को अपने नियंत्रण में ले लेता है, तो वह हमें अपनी इच्छानुसार झुका सकता है। ये कला इतनी सूक्ष्म है कि अक्सर हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारे साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हमें लगता है कि हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में हर निर्णय हमें एक खास दिशा में धकेलने के लिए सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध किया जाता है। एक कुशल जोड़तोड़ करने वाला व्यक्ति जानता है कि किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। कुछ लोगों को मान्यता की आवश्यकता होती है, कुछ को डराया जा सकता है, कुछ को अपराधबोध में डुबोकर नियंत्रित किया जा सकता है, और कुछ को ऐसी परिस्थितियों में फंसाकर हेरफेर किया जा सकता है जहां उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। ये सब एक मानसिक खेल का हिस्सा है जहां कोई भी हार मानता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से हारता है। आपने रिश्तों, दोस्ती, ऑफिस पॉलिटिक्स या अपनी निजी जिंदगी में ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे जहां लोग दूसरों की भावनाओं से खेलकर अपना काम करवा लेते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी ने आपको कुछ ऐसा करने के लिए राजी किया जो आप नहीं करना चाहते थे? क्या कभी आपको गिल्ट ट्रिप पर रखकर कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया जिसके कारण बाद में आपको लगा कि आपने खुद के साथ अन्याय किया? क्या आपने कभी ऐसे लोगों का सामना किया है जो आपकी बातों को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि आपको हमेशा दोषी महसूस होता है? हेरफेर के कई रूप हैं: गैसलाइटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, गिल्ट ट्रिपिंग, पैसिव एग्रेसिव और सूक्ष्म दिमाग का खेल।
ये सभी तकनीकें इस एक उद्देश्य के लिए डिजाइन की गई हैं, दूसरे व्यक्ति के विचारों और निर्णयों को नियंत्रित करना। जब कोई आपको यह महसूस कराता है कि आपकी खुद की सोच गलत है और आपको हर कीमत पर उनसे सहमत होना चाहिए, तो इसे गैस लाइटिंग कहा जाता है। जब कोई आपको चुप करा देता है ताकि आप उनकी इच्छा के अनुसार काम करें, तो ये भी हेरफेर का एक रूप है। जब कोई गिल्ट ट्रिपिंग करता है, तो वह आपकी चेतना पर इस तरह से प्रहार करता है कि आप खुद के बारे में बुरा महसूस करने लगते हैं और उनसे सहमत होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या हेरफेर हमेशा बुरा होता है? इसका जवाब जितना आसान लगता है उतना है नहीं। कई बार हेरफेर आत्मरक्षा का एक जरिया भी हो सकता है। जब कोई आपको जबरदस्ती प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हो, तो कई बार सूक्ष्म हेरफेर ही एकमात्र तरीका होता है जिससे आप खुद को बचा सकते हैं। जब आपको किसी विषैले व्यक्ति से निपटना हो, जब आपको किसी नार्सिसिस्ट को उसकी ही भाषा में जवाब देना हो, तो यह एक रक्षात्मक हथियार बन सकता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इससे बचने के लिए आपको हेरफेर को समझना होगा। अगर आप पहचान जाते हैं कि कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो आप खुद को इस खेल से बाहर निकाल सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि किसी का गुस्सा, कोई भावना से प्रेरित बहस या अपराध बोध हमेशा वास्तविक नहीं होता। कई बार यह सिर्फ रणनीति होती है ताकि आप वैसा करें जैसा वो चाहते हैं। अध्याय 4, अनुनय की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं? वो जो भी कहते हैं, लोग उनसे सहमत हो जाते हैं। जब वो किसी चीज के लिए अनुरोध करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति मना नहीं कर पाता। उनकी मौजूदगी में एक अलग शक्ति होती है जिसकी वजह से लोग उनसे सहमत होने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह अनुनय एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो धीरे धीरे मानव मन को प्रभावित करती है। यह कोई जबरदस्ती या चालाकी नहीं है, बल्कि यह एक सूक्ष्म प्रभाव है जिसमें सामने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा से आपके विचारों की ओर आकर्षित होता है, बिना उसे यह एहसास कराए कि वह प्रभावित हो रहा है। एक कुशल अनुनयकर्ता वह नहीं होता जो आपको जबरदस्ती प्रभावित करने की कोशिश करता है, बल्कि एक सल्सपसन दूसरों के विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को समझने और उन्हें अपने पक्ष में मोड़ने में माहिर होता है। सोचिए, जब कोई सल्सपसन आपको कोई ऐसा उत्पाद बेचता है जिसे खरीदने का आपका कोई इरादा नहीं था, तो क्या ये सिर्फ एक अच्छी सेल्समैनशिप थी या एक कारगर अनुनय तकनीक? जब कोई नेता अपने शब्दों के जादू से हजारों लोगों को अपनी बात से सहमत कराता है, तो क्या ये सिर्फ एक भाषण था या एक गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति? जब कोई मित्र, रिश्तेदार या सहकर्मी बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से आपको कुछ करने के लिए सहमत कराता है, तो क्या ये सिर्फ एक संयोग था या अनुनय का असर? अनुनय की असली ताकत उसकी सूक्ष्मता में छिपी होती है। ये किसी पर दबाव बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह किसी के सोचने के तरीके को इस तरह प्रभावित करने की कला है कि वह खुद आपके विचारों से सहमत हो जाए। इसीलिए सबसे सफल लोग, चाहे वे बिजनेस लीडर हो, राजनेता हो, सेल्स एक्सपर्ट हो या मोटिवेशनल स्पीकर हो, सभी राजी करने की कला में माहिर होते हैं। मनुष्य एक भावुक प्राणी है और उसके हर निर्णय में भावनाएं बड़ी भूमिका निभाती हैं। एक अच्छा राजी करने वाला जानता है कि तर्क से ज्यादा भावनाएं मायने रखती हैं। भावनाएं लोगों को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि महान सार्वजनिक वक्ता जब भी कुछ कहते हैं, केवल तथ्यों पर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि वे अपने शब्दों को भावनाओं से जोड़ते हैं ताकि लोग न केवल उस विचार को समझें बल्कि महसूस भी करें। अगर आप ध्यान दें तो अनुनय का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन में होता है। जब कोई बच्चा अपने माता पिता से महंगा खिलौना खरीदने की जिद करता है और उन्हें बार बार मनाने की कोशिश करता है, तो वह अपनी कच्ची उम्र में अनुनय का इस्तेमाल कर रहा होता है। जब कोई बॉस अपने कर्मचारी से बिना किसी आधिकारिक आदेश के ओवरटाइम करवाता है, तो वह अनुनय का खेल खेल रहा होता है। जब कोई प्रेमी या प्रेमिका अपने साथी को किसी खास फैसले के लिए राजी करने की कोशिश करता है, तो वह भी इसी कला का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन राजी करने और हेरफेर करने में एक सूक्ष्म अंतर होता है। हेरफेर में दूसरे व्यक्ति की भावनाओं से खेलकर उसे मजबूर किया जाता है, जबकि दूसरे व्यक्ति की भावनाओं से खेलकर उसे मजबूर किया जाता है। अनुनय में उसे एक वैकल्पिक दृष्टिकोण दिखाकर उसकी सोच को धीरे से निर्देशित किया जाता है। एक कुशल अनुनयकर्ता कभी भी अपराध बोध या डर पैदा नहीं करता। वह हथकंडे नहीं अपनाता। वह समझता है कि दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है और उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात इस तरह रखता है कि वह स्वतः ही सहमत हो जाता है। परवेज की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करता है। अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी की भी सोच बदल सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बड़े ब्रांड अपने विज्ञापनों में सिर्फ उत्पाद की विशेषताएं नहीं दिखाते हैं, बल्कि वे हमारी भावनाओं को लक्षित करते हैं।
परफ्यूम के विज्ञापन में आपको सिर्फ परफ्यूम नहीं दिखाया जाता, बल्कि आपको यह एहसास कराया जाता है कि इसे लगाने से आप अधिक आकर्षक और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। कार के विज्ञापन में सिर्फ कार की खासियतों पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि यह आपके अंदर लग्जरी, रोमांच और पावर की भावना को जगाता है। यही परवेज की असली ताकत है। किसी चीज को इस तरह से पेश करना कि लोग उससे सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि उससे जुड़ाव महसूस करें, ये कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप इसे अपनी जिंदगी में एक ताकतवर टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर F, डार्क साइकोलॉजी से खुद को कैसे बचाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपकी भावनाओं से खेल रहा है, आपको दोषी महसूस करा रहा है या अपनी मर्जी के मुताबिक आपके साथ छेड़छाड़ कर रहा है? अगर हाँ, तो ये जानना जरूरी है कि आप डार्क साइकोलॉजी के असर से खुद को कैसे बचा सकते हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि कई बार हम इस मानसिक खेल को पहचान नहीं पाते और धीरे धीरे इसका शिकार बन जाते हैं। डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि आमतौर पर यह इतना सूक्ष्म होता है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। ये किसी के शब्दों में, उसके लहजे में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में और कभी कभी तो उसकी मौजूदगी मात्र में भी छिपा होता है। इससे खुद को बचाने के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है आत्म जागरूकता। अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपनी प्रतिक्रियाओं की गहरी समझ रखें, तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। मैनिपुलेट करने वाले लोग अक्सर दूसरों की असुरक्षाओं को निशाना बनाते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आपको किस चीज की सबसे ज्यादा परवाह है, आपका सबसे बड़ा डर क्या है और कौन सी चीज आपको भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। अगर आप खुद को अच्छी तरह से जानते हैं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तो आप दूसरों को उन कमजोरियों का फायदा नहीं उठाने देंगे। अगला कदम भावनात्मक सीमाएं बनाना है। कई लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी भावनात्मक सीमाओं को परिभाषित करने में असमर्थ होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें कब किसी की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए और कब अपनी ऊर्जा बचानी चाहिए। मैनिपुलेटर हमेशा चाहेगा कि आप अपनी सीमाओं को भूल जाएं और उनके अनुसार काम करें। वे आपको दोषी महसूस कराएंगे, आपको बाध्य महसूस कराएंगे और कई बार आपकी ही भावनाओं का इस्तेमाल आपके ही खिलाफ करेंगे। अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, तो आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी सीमाओं को मजबूत कर लें और ना कहना सीख जाएं, तो आप खुद को इन मानसिक खेलों से बचा सकते हैं। इसके बाद आलोचनात्मक सोच और तार्किक विश्लेषण की बारी आती है। एक मास्टर मैनिपुलेटर हमेशा भावनाओं का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भावनाएं किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। लेकिन अगर आप हर चीज का तार्किक रूप से विश्लेषण करना शुरू कर दें, तो आप मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। जब भी कोई आपसे कुछ कहे या आपको किसी चीज के लिए मजबूर करे, तो खुद से पूछे कि क्या ये वाकई सही है या ये सिर्फ एक भावनात्मक जाल है। कभी कभी सिर्फ इतना सोचकर हम मैनिपुलेशन के जाल से बच सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है मुखर होना। यह एक ऐसा गुण है जिसमें आप अपनी बात मजबूती से रखते हैं, लेकिन बिना किसी आक्रामकता के। मैनिपुलेटर तभी शक्तिशाली होता है जब दूसरा व्यक्ति कमजोर होता है, लेकिन जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं, अपनी राय स्पष्ट रूप से रखते हैं और दबाव में आए बिना अपने फैसले लेते हैं, तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इसके अलावा अपने आसपास के लोगों को समझें। ये भी बहुत जरूरी है कि अक्सर हमें मैनिपुलेट करने वाले लोग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही होते हैं। दोस्त, सहकर्मी, रिश्तेदार या कभी कभी हमारे सबसे करीबी लोग भी। वे हमें धीरे धीरे भावनात्मक जाल में फंसाते हैं और हमें यह एहसास भी नहीं होने देते कि वे हमारे दिमाग से खेल रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि लोगों की बातों से ज्यादा उनके कामों पर ध्यान दिया जाए। कोई बार बार आपके आत्मसम्मान को कम करने की कोशिश कर रहा है, आपको अपराध बोध से भर रहा है या मानसिक रूप से थका रहा है, तो यह एक लाल झंडा है। डार्क साइकोलॉजी से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना। इसका मतलब है आत्मसम्मान, आत्म मूल्य और आत्मविश्वास में वृद्धि। जब एक जोड़तोड़ करने वाला देखता है कि आप अपना मूल्य समझते हैं, तो वे आपको नियंत्रित करने में विफल हो जाते हैं। वे हमेशा उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो भावनात्मक मान्यता की तलाश में हैं, जिन्हें अनुमोदन की आवश्यकता है या जो आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन यदि आप अपना स्वयं का मूल्य पहचानते हैं, तो कोई भी आपको अपराध बोध से भरकर नियंत्रित नहीं कर सकता है। डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात दूरी बनाए रखना है।
अगर आपको पता चलता है कि कोई लगातार आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप धीरे धीरे खुद को उससे दूर कर लें। ये हर बार संभव नहीं है, लेकिन जहां भी आपको मौका मिले आपको जहरीले लोगों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके साथ बार बार छेड़छाड़ होती रहती है और वे इससे बच नहीं सकते, लेकिन सच तो यह है कि डार्क साइकोलॉजी उन्हीं लोगों को प्रभावित करती है जो इसे नहीं समझते। जब आप इन मनोवैज्ञानिक तरकीबों को पहचानना सीख जाते हैं तो आप मानसिक रूप से इतने मजबूत हो जाते हैं कि कोई भी आपको आसानी से हेरफेर नहीं कर सकता। अब सवाल यह उठता है कि क्या कभी आपके साथ किसी ने छेड़छाड़ की है लेकिन आपको उस समय इसका एहसास नहीं हुआ? क्या आप कभी गिल्ट ट्रिप, इमोशनल ब्लैकमेल या गैस लाइटिंग का शिकार हुए हैं, और अगर हाँ तो क्या आप अब खुद को बचाने के लिए तैयार हैं? डार्क साइकोलॉजी को हर कोई नहीं समझता, लेकिन जो इसे समझते हैं वे अपना जीवन पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे केवल मनोवैज्ञानिक कान के तौर पर देखेंगे या इसे मानसिक ढाल के तौर पर अपनाएंगे और खुद को हर तरह के भावनात्मक हेरफेर से बचाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी और किताबों का सार लाता रहूं, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपकी जानकारी के बिना आपके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, और अगर हाँ तो आपने इससे बचने के लिए क्या किया? आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको ऐसे दमदार और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिल सके। अगली बार हम मिलेंगे एक और रोचक किताब के साथ जो आपकी सोच को और भी तेज और प्रभावी बनाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।